नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपना सेमिनार प्रेजेंटेशन टॉपिक सस्टेनेबल रिबिल्डिंग आफ्टर डिजास्टर यानी कि आपदा के बाद पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास किस तरीके से किया जाए, इसके ऊपर अपना जो है सेमिनार प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजास्टर यानी कि आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं, एक मानव निर्मित आपदाएं, एक है प्राकृतिक आपदाएं। मानव निर्मित आपदाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, यानी कि उनसे मिलने वाले या होने वाले हानियों को कम किया जा सकता है। भविष्य में उनकी संभावना को भी कम किया जा सकता है अगर हमारी तैयारी जो है अच्छे से हम कर लेते हैं और अपने क्रियाकलापों को हम सावधानीपूर्वक और दृढ़ता के साथ और सावधानी से हम निभाते हैं। इसी के साथ जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है और जैसे कि समुद्री तूफान हैं, जैसे अभी हाल ही में हमारा बंगाल की खाड़ी से जो उठा हुआ एक सुनामी है जिसका नाम है मिचोंग, जिसकी जो औसत रफ्तार है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने जो है बंगाली खाड़ी से जो हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई जैसे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी हानि करी है। जन हानि है, संपदा की हानि है। इस तरीके की जो हमारी आपदाएं हैं, जो जिन पे कि मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्रकृति के द्वारा वो आपदाएं हैं, प्रकृति के द्वारा वो क्षति है। इन आपदाओं को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनसे होने वाली हानि को हम किस तरीके से कम करें या जो उससे प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से राहत पहुंचाएं ताकि उससे होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति की जा सके। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण की। तो आपदा के बाद जो राहत या पुनर्निर्माण की बात होती है वो माना जाता है कि लगभग 4 चरणों में संपादित की जाती है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है आपदा के बाद वो है आपदा के तुरंत बाद राहत। यानी कि आपदा के तुरंत बाद जो है राहत दी जानी चाहिए, जो कि उन्हें तत्काल जो राहत दी जाए वो आश्रय के रूप में दी जाए, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए, उन्हें जो है शुद्ध पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई और सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और ये जो सब सुविधाएं हैं, जितने भी हमारे हितधारक हैं, स्थानीय स्तर पे जितनी संस्थाएं हैं, हमारे लोकल जितनी भी संस्थाएं हैं, लोकल स्तर से जुड़े हुए जितने भी लोकल बॉडी है, हमारी ग्राम पंचायत है, नगर निकाय है, स्थानीय ग्राम पंचायत हो या जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, राज्य स्तर हो या केंद्र सरकार से स्तर कोई जितनी भी हमारी संस्थाएं, वो सब लोग मिलके जो है सब लोग संयुक्त रूप से प्रयास करें वहाँ पे तत्काल राहत पहुँचाने की। सब लोग संयुक्त रूप से प्रयास करें, तभी जो है वहाँ पे राहत जल्दी से पहुँचाई जाए। क्योंकि जो शुरू के जो 24 से 48 घंटे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए। शुरू के 24 से 48 घंटे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ जो सबसे लोकल पर्सन जो तत्काल वहाँ पे अपनी उपस्थिति दे के राहत पहुंचा सकता है, उनको सबसे आगे आके वहाँ पे राहत पहुंचानी चाहिए। यानी कि आपदा के बाद सबसे महत्वपूर्ण समय है शुरू के 24 से 48 घंटे। तो आपदा के तुरंत बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है कि आपदा के तुरंत बाद जो है राहत सामग्री पहुँचाई जाए, उनके रहने की व्यवस्था करी जाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी जाए, पीने के पानी की व्यवस्था करी जाए, उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। उसका जो अगला चरण होता है हमारा वो होता है राहत के बाद पुनर्निर्माण। यानी कि क्षति हो गई है, अब उनको तत्काल तो हमने राहत दे दी है, लेकिन उसके बाद उन्हें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। पुनर्निर्माण में क्या है कि सबसे पहले उनके रहने की व्यवस्था करी जाए, यानी कि उनके आश्रय का निर्माण किया जाए, उनकी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू किया जाए, भूमि एवं जल का संसाधन जो है हमारे उनका प्रबंधन किया जाए और भविष्य में आपदाओं इस तरीके की आपदाएं ना हो इसकी भी तैयारी करी जाए। और साथ ही पुनर्निर्माण के साथ साथ सतत विकास पे भी ध्यान दिया जाए, यानी कि सतत विकास हो। ये नहीं है कि केवल जो क्षति हुई है केवल उसकी पूर्ति करी जाए, बल्कि वहाँ पे सतत विकास का भी प्रयास करा जाए। तीसरा जो चरण होता है हमारा पुनर्निर्माण के बाद वो होता है पुनर्निर्माण से पुनर्वास तक। केवल हमें पुनर्निर्माण ही नहीं करना है, उससे आगे बढ़ के हमें पुनर्वास की तरफ बढ़ना है। यानी कि जो गलतियाँ हमने की या जिस आपदा से हमारी आज क्षति हुई है, भविष्य में अगर उस तरह की आपदा है तो हम कम से कम नुकसान हो
इसकी भी हम तैयारी करके चलते हैं। इसके लिए क्या है कि हम वहाँ के लोकल पर्सन्स को, लोकल हमारी जो जनता है उनको प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण दें कि इस तरीके अगर आपदा आती है तो हम किस तरीके से उसको डील करेंगे, और अपना जो आर्थिक या आश्रय स्थल या उनके घर हैं उनको इस तरीके से निर्माण किया जाए कि भविष्य में उनकी क्षति कम से कम हो। और इन सब बातों का जो है उन्हें स्थानीय स्तर पर जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्राकृतिक आपदा हैं उनको जो है रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। जैसे अभी हम मिचोंग जो हमारा सुनामी है उसकी बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में, तो तमिलनाडु में उसने क्षति पहुंचाई है। तो ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में समुद्री तूफान नहीं आएंगे, वो तो आते रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी तमिलनाडु में, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में हर साल हम देखते हैं कि समुद्र से उठने वाली लहरें जो हैं, सुनामी है, उससे बहुत क्षति होती रहती है। तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे ऐसा प्रयास करा जाए कि वहाँ पे कम से कम हानि हो। तीसरा है सतत, इससे अगला जो चरण है वो सतत आजीविका निर्माण की सुविधा प्रदान करना। यानी कि सतत विकास में क्या होता है कि नवीन प्रौद्योगिकी और नवीन प्रणाली का यूज करा जाए और आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर संसाधन उपलब्ध किए जाएँ, नए नए रोजगार का सृजन किया जाए ताकि वहाँ पे आर्थिक स्थिति संतुलित हो सके। इन सब उपायों का उपाय करते हुए, इन सब चरणों का हम उपयोग करते हुए आपदा जो आई है उससे होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।